हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हियर एंड होप सो आप लोगों का जो एग्जाम का प्रिपरेशन है फिजिक्स के जो एग्जाम है सीबीएसई क्लास 12 टर्म 2 के वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। एंड आपके एग्जाम प्रिपरेशन में एनर्जी देने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का जो वीडियो सेशन है मैं 100% श्योर हूँ कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने तय हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी वीडियो को विदाउट स्किप के देखिए स्टूडेंट्स। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि आज के वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स के बाद सेमीकंडक्टर के अबाउट भी डिस्कशन करूंगा। तो आज की जो मेनली वीडियो है वो वेब ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर पर बेस्ड ऑन है। राइट स्टूडेंट्स, तो सेमीकंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स अच्छे से विदाउट स्किप के वीडियो को देखते रहिए। एंड एट फर्स्ट मैं आपको ये बता देना चाहूंगा यहाँ पे कि एक्चुअली में आपको क्या क्या इस वीडियो सेशन में आपको बताया जाएगा, ताकि आप भी निश्चिंत हो जाएं कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं इन सारे टॉपिक्स को लेकर के तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। और अदरवाइज अगर आपके ये सारे टॉपिक अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप टाइम को वेस्ट ना करें, आप किसी अनदर टॉपिक्स देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये जो वीडियो अपलोड करने का मेनली मोटिव है वो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ही है। मैं आपका भी टाइम जो है वेस्ट करना नहीं चाहता। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि कौन कौन से टॉपिक आज मैं इस वीडियो सेशन में रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल के अबाउट डिस्कस करेंगे हम लोग। वेब थ्योरी चलेगा, तो वेब थ्योरी यानी कि वेब ऑप्टिक्स एंड दो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, वेब ऑप्टिक्स। ये कंप्लीट कुछ स्टूडेंट्स कमेंट किए थे कि वन शॉट में वीडियो बनाइए सर, तो वेब ऑप्टिक्स का ये मैं कंप्लीट बना रहा हूं। दैट मींस सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लूंगा, मैं कंप्लीट वेब ऑप्टिक्स जैसे कि थ्योरी में बताया जाता वैसा नहीं बताने वाला, क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा अगर कंप्लीट बताने लग गया। तो ये वन शॉट में पूरा का पूरा वेब ऑप्टिक्स बहुत लेंथी टाइम लगेंगे, तो आपके टाइम को देखते हुए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के अबाउट ही डिस्कशन करूंगा। एंड साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के सिर्फ टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा, ओनली टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वेव ऑप्टिक्स में हाइगेन्स प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का प्रूविंग करेंगे हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करके स्टूडेंट्स। एंड थर्ड नंबर वाईडीएसई, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में वेब फ्रंट के अबाउट जब डिस्कशन किए थे तो वहां पे मैंने आपको बता करके रखा है कि ये सारे टॉपिक्स वेब ऑप्टिक्स के एकदम मतलब हाई लेवल के टॉपिक्स हैं और इससे इनसे क्वेश्चन आना एग्जाम में मतलब फिक्स लगभग होता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए, ठीक है, इनसे क्वेश्चन कुछ ना कुछ टच करना तय है एकदम, मान के चलिए। तो चलिए ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग स्टडी करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ और भी टॉप टर्म्स हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से देखिए वीडियो को। एंड स्टूडेंट्स मैं ये भी बताता चलूं कि अगर आप लोग वेब फ्रंट के बारे में स्टडी नहीं किए हो तो आज के वीडियो सेशन थोड़ा सा आपको समझ में हो सकता है कहीं कहीं प्रॉब्लम हो समझने में, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले वेब फ्रंट के वीडियो को देख लें। मैंने वेब फ्रंट बना करके रखा है, आप आई टैब पे जा सकते हो और आई टैब पे जा करके वेब फ्रंट देख सकते हो वहां पर कि कैसे फॉर्मेशन होता है वेब फ्रंट का और कितने टाइप के वेब फ्रंट होते हैं, तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग टॉपिक में फ्लो होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स, हाइगेन्स प्रिंसिपल। आप देख सकते हो हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल कहता है इच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि मान लीजिए यह एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट वेव इनिशिएट होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ऑल डायरेक्शन में फैलते हैं। कल आप लोग देखे थे यही सारे जो पार्टिकल्स आए हुए हैं ये सोर्स से, एस सोर्स से, इन्हीं पार्टिकलों का अगर लोकस खींच दिया जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो शेप बना, ठीक है, लोकस मतलब शेप जो बना, इसी शेप को कहा जाता है वेव फ्रंट।
तो ये जो सोर्स है जिससे लाइट निकलती है और ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होती है, तो इस सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस लेते हैं। यानी कि ये मीडियम के पार्टिकल, यहाँ जो मीडियम होंगे उस मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करने का काम किया स्टूडेंट्स। पार्टिकल को एक एम्पलीट्यूड दे दिया। लाइट जो है एक्चुअली कैसे जाते होंगे, ऐसे ऐसे जाते होंगे, ठीक है, मूव करते होंगे अप्स डाउन इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, वेव के फॉर्म में, साइन वेव आप बोल सकते हैं, साइन वेव के फंक्शन के फॉर्म में मोशन करते हैं, लाइट वेव के फॉर्म में। जब भी मैं इसे रे दिखा दूंगा आप उसको एज अ वेव लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो एस सोर्स है वो मेरा न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कहलाता है, और सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस भी कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये जो भी डिस्टर्ब कर रहा लाइट वो सेंटर से आ रही है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। सेकंड पॉइंट, every point on a wave front behave as a new source of disturbance which produces secondary wavelets। कहने का मतलब स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ एक सोर्स, ये पार्टिकल निकाला, यहाँ पे ये पार्टिकल निकाला, ये पार्टिकल निकाला, इन्हीं सारे लाइट पार्टिकल को आप मिलाएं तो वेव फ्रंट बना। अब इस वेव फ्रंट में ये जो पार्टिकल है ये भी अपने चारों ओर ऑल डायरेक्शन में लाइट को स्प्रेड आउट करते हैं। ये भी करेगा, ठीक है, हर एक लाइट करेगा। ये लाइट भी ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट करता है लाइट पार्टिकल को। तो ऐसे में यह भी तो सोर्स हो गया ना। अगर ये मेरा एस, कैपिटल एस जो है वो सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस है, तो मेरा जो वेव फ्रंट में जो लाइट आ रहा है स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट पे जो लाइट पार्टिकल प्रेजेंट है, ये भी मेरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस हो जाएंगे, ठीक है, जो कि सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ये भी एक पार्टिकल निकाला, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी तो वेव फ्रंट का परफॉर्मेशन करेगा ना। ये जैसे बनाया वैसे ये बनाएगा। ऐसे ही तो लाइट बढ़ते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो ये सेकेंडरी वेवलेट कहलाता है। ये जो वेव फ्रंट पर ये मेन सोर्स जो है हमारा सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस, ये जो पार्टिकल प्रोड्यूस किया उसको हम लोग प्राइमरी वेवलेट कहते हैं। और फिर वेव फ्रंट के अंदर में जो पार्टिकल है, ये जो फिर नया सोर्स बनाएगा, ठीक है, ये सारे जो पार्टिकल के फॉर्मेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, जो कि न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करता है। आई थिंक सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। कहता है ओनली फॉरवर्ड एनवेलप इनक्लोजिंग द टेंजेंट्स एट द सेकेंडरी वेवलेट गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। यानी कि स्टूडेंट्स आप कह सकते हो जैसे कि ये मेन सोर्स है, मेन सोर्स से लाइट निकला, सिर्फ हम यही पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये प्राइमरी वेवलेट है वेव फ्रंट का, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्राइमरी वेवलेट, ठीक है। इस तरह से सर्कल बनाएगा जो कि स्फीयर होगा, राइट। तो अब जाकर के ये भी तो बनाया ऑल डायरेक्शन में, फिर ये भी बनाएगा और ये भी लाइट क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में बनाएगा। तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो इन सारे सेकेंडरी वेवलेट है ये। इन सारे सेकेंडरी वेवलेट को टेंजेंट खींच करके अगर मिला देते हो, टेंजेंट ड्रॉ करके और इनक्लोज करते हो इस सोर्स को, तो अंदर से भी हम लोग इनक्लोज कर सकते हैं ना, अंदर में भी तो पार्टिकल बना है, और बाहर से भी कर सकते हैं। तो बोलता है क्या, ओनली फॉरवर्ड इन्वेलप, यानी लाइट अगर आगे की ओर प्रोसीड हो रहा है तो ओनली फॉरवर्ड वाला इन्वेलप करेंगे, तो ये वाला न्यू वेव फ्रंट का पोजीशन होगा। जैसे कि ये येलो वाला फर्स्ट वेव फ्रंट है और ये सेकंड वाला मेरा, ये जो देख रहा व्हाइट वाला, ये सेकंड वेव फ्रंट है। तो फॉरवर्ड इन्वेलप वाला जो होगा वो हमारा होगा न्यू वेव फ्रंट का फॉर्मेशन। फिर आगे जाएगा, ये फिर प्रोसीड करेगा, फिर ये प्रोसीड करेगा, ये अंदर की ओर भी बनाता होगा, ठीक है। तो अंदर वाला नहीं लेना है हम लोगों को, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला लेना है, ये थर्ड वेव फ्रंट हो जाएगा। इस तरह से हमें ऑलवेज फॉरवर्ड वेव फ्रंट को लेना पड़ता है, जो कि इंक्लूड करता है मेन सोर्स को। इनसाइड वाला नहीं लेते, बिकॉज इनसाइड जितने भी पार्टिकल्स निकले हैं ना, जैसे कि ये सारे, तो ये पार्टिकल्स जो है फिर एस सोर्स से जो लाइट निकल रही है उनसे टकरा करके सब आगे की ओर प्रोसीड कर जाता है, इसलिए ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला लेंगे। तो ये थ्योरी है। प्लेन वेव फ्रंट का कंसेप्ट आप जान रहे हैं, यही स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे चल करके क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट को दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक वेव में इस तरह से बहुत सारे वेव होंगे बीच में, ठीक है, इस वेव को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे लाइन लाइन यूज कर लेंगे, प्लेन जो कि बताएगा, ठीक है, पैरेलल प्लेन। ये प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाइगेंस के प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा यहाँ पे, आप डायग्राम को देखिए अच्छा से और देन फिर डिसाइड कीजिए। जैसे कि मैंने एक्स वाई इंटरफेस ले लिया, इंटरफेस दैट मीन्स अंदर में मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है आपका,
ओके स्टूडेंट्स। और मान लीजिए वे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है इस सरफेस पर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एक प्लेन वेव फ्रंट को मैं इंसिडेंट करा देता हूं यहाँ पे। ये देखिए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया यहाँ पे। अब जो है स्टूडेंट्स, आपको पता है ये यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, राइट। तो लाइट जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बैंड कर जाएगा। ये भी यहाँ नॉर्मल है, तो ये लाइट जो है बैंड कर जाएगा, और ये जो है आपका प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है। ये आप ऐसा कह सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, और लाइट इस पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है एंड दिस इज द बी पॉइंट, और ये आपका सी पॉइंट हो गया। तो ये इसमें जो जितने भी पार्टिकल होंगे, ये सारे पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, ये वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे करके आ रहा है या ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, जैसे कि प्लेन वेव फ्रंट में बताया था ना, ऐसे मूव करते जाते हैं। तो ये प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। तो वही चीज, ये प्लेन वेव फ्रंट को ऑब्लिकली इंसिडेंट कराया गया है, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे सिचुएशन में सॉरी स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंड ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। नॉर्मल के साथ जो बनता है रिफ्रैक्टेड रे, वो रिफ्रैक्शन होते हैं ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब यहां से ये भी तो प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लीजिए सी पॉइंट है ये, एंड ये क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो ये ए बी मेरा ये सी डी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ए बी स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो गया, सी डी में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल आई है, एंगल आर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स तो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, आई, 90 माइनस आई, और ये टोटल है 90, चूंकि यहां से यहां तक भी 90 होगा। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री होते हैं ना, तो ये भी 90 होगा। तो ये 90 में से, ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूं, ए पॉइंट पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये इधर गया बी की ओर, तो ये पार्ट होगा 90, और तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, एंड ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल ऐसे, तो 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो 90 में से 90 माइनस आई माइनस कर लेते हैं, 90 माइनस आई कर लेंगे, तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, 90 कैंसिल, दैट मींस आई बचेगा, यानी ये एंगल आई होगा। यानी कि यहाँ जितना एंगल होते हैं उतना ही एंगल यहाँ पे होता है। जस्ट लाइक सेम, यहाँ अगर एंगल आर है तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर। वही सेम लॉजिक है, ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट है, तो 90 माइनस ये वाला हो जाएगा आर, और फिर यहाँ से 90 में से 90 माइनस आर माइनस करेंगे तो आर बचेगा। यानी कि ये सेम लॉजिक था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जो है ये फिगर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए B से C के पार्टिकल को, यहाँ B पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा ए बी वेव फ्रंट पर, वो C पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगाता है, v1 वेलोसिटी से चल रहा मान लीजिए, और t टाइम लगा उसको BC डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, हेयर BC इज इक्वल टू हमारा v1 इंटू क्या स्टूडेंट्स, t, इक्वेशन 1।
उतने ही टाइम में ए पॉइंट वाला पार्टिकल चूंकि ऑब्लिकली लाइट को इंसिडेंट कराए तो ए पॉइंट का पार्टिकल डी पॉइंट तक मूव कर जाएगा। तो जैसे ही मूव करेगा तो इसके पास वेलोसिटी मीडियम में चेंज हो जाएगा v2 इंटू टी, चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 मान लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1। तो जैसे ही वो लाइट सेकंड मीडियम में एंटर करेगा तो आपको पता है लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो स्पीड चेंज हो जाएगी, टाइम तो सेम है, जब तक बी से सी तक आने में लगा रिफ्लेक्शन होगा तब तक ये वाला पार्टिकल डी तक पहुंच गया है। तो ऐसे में एडी क्या हो जाएगा v2 इंटू टी, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं ना कि BC अपॉन AD करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा V1 अपॉन V2 बिकॉज T तो कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों को BC एंड ED कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली कितना होगा। तो हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABC में या BAC में, चलिए ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, समझ में आएगा। BAC में जाया जाए, इन ट्रायंगल BAC में जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो आप क्या देखिएगा कि साइन आई इज इक्वल टू, ये साइन आई इज इक्वल टू दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि आपका BC परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेनस है। तो BC और AB का रिलेशन, AC का रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC, बहुत आसान है। तो यहां से BC इज इक्वल टू हो जाएगा AC साइन आई, राइट। उसी तरह से इन ट्रायंगल BAC में जैसे निकाले हम लोग DCA में चले जाते हैं। इन ट्रायंगल DCA में यहाँ एंगल R बन रहा है, अगर इधर एंगल R है, इधर एंगल R है, तो इधर एंगल R बन रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर तो DCA में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा साइन R इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर, इस एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी कि AD, और ये क्या हो जाएगा AC, यानी कि AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स AC साइन R। तो ये AC साइन आई हो गया, AC साइन R। BC और AD की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वेशन 3 में हम लोग यूज कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, मैं यहां से गायब हो जाता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं फ्रॉम 3 क्या देखोगे, AC साइन आई हो गया है, ठीक है, BC का वैल्यू, और AD का वैल्यू क्या रख दें AC साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो AC और AC कैंसिल हो गया है। तो यहां से अब आगे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, तो साइन आई बाई साइन आर, और V1 और V2 है स्टूडेंट्स। तो V1 और V2 है, यानी कि एक बार लिख लेते हैं हम लोग, साइन अपॉन साइन R है इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने C से मल्टीप्लाई किया और C से डिवाइड, एकदम आ गया, परेशान मत हो, एकदम बहुत सस्ता है। तो V1 अपॉन C हो जाएगा और C अपॉन V2 हो जाएगा। और तो और इसको लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन C को हम लोग बोलेंगे 1 बाय में μ1, और C बाय में V2 को हम लोग बोलते हैं क्या μ2। क्योंकि पढ़े आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C बाय में VM, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो C बाय में V2 μ2 हो गया, और C आप V1 नीचे चला जाएगा तो C बाय में V1 यानी 1 बाय में μ1 बोलेंगे। और तो और क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 बाय में μ1, मतलब μ2 1 के रिस्पेक्ट में म्यू की वैल्यू, विच इज स्नेल्स लॉ, प्रूफ हो गया ये, विच इज स्नेल्स लॉ। क्या किया मैंने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, विच इज स्नेल्स लॉ। ये डिराइव हो गया, डिराइव करने के लिए आपको देगा हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करके, तो आप आराम से इसको डिराइव कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो बहुत ही आसान था, देखे ना, मैंने क्या किया, BC लिया और AD लिया, V1T या V2T, T टाइम में लाइट के पार्टिकल को बस जो चलने में डिस्टेंस कवर किया, दोनों को रेशियो निकाला, और ज्योमेट्री से मैंने BAC से साइन आई का फॉर्मूला निकाला और DCA से साइन R का फॉर्मूला निकाला और डिवाइड कर दिया, तो आपको आंसर आ गया। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, एकदम बिंदास रहिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अबाउट। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। चलिए चलते हैं, इत्मीनान रहिए, टॉपिक एकदम फ्लो है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो देखिए एक इंटरफेस ले लेते हैं हम लोग, और इस इंटरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे।
जो कि प्लेन वेव फ्रंट होगा, जिस तरह से उसमें इंसिडेंट कराए थे। ये प्लेन वेव फ्रंट है हमारा। ठीक है, ये ए बी प्लेन वेव फ्रंट है, ये नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल है, ये ए बी प्लेन वेव फ्रंट एक्स वाई सरफेस पर आया है, इंसिडेंट हुआ है, ये लाइट वेव आए हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ कितना एंगल बना रहा है, एंगल आई। और जैसे ए पॉइंट के लाइट पार्टिकल यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन बी पॉइंट वाला पार्टिकल तो सी पॉइंट तक नहीं पहुंचा है ना अभी तक, तो ऐसे में क्या होगा, ए पॉइंट का पार्टिकल ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां से ये ऑल डायरेक्शन में ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा ए पॉइंट, और अपने चारों ओर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कर देगा। आप कह सकते हो कैसा बना देगा स्टूडेंट्स, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना देगा। हालांकि नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं, ये वेव फ्रंट बना दिया, इन सारे पॉइंट पर पार्टिकल पहुंच जाएगा। तो फिलहाल मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, तो हर एक पार्टिकल यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो टकरा करके क्या होगा, यहाँ पर पहुंच गया है, यहाँ के पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि इन सारे पार्टिकलों को मिला दोगे तो एक वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा आपको, ठीक है। सी डी, जैसे ये सी डी रिफ्रैक्शन में नीचे की ओर चला जाता था, ये वाला रिफ्लेक्ट होकर के आगे जाएगा, मतलब इस तरह से है कि इस तरह से लाइट आया और ऐसे जा रहा है, ठीक है। बात है समझ में, लाइट है आपका इस तरह से आ रहा है स्टूडेंट्स, और टकरा करके इस तरह से जा रहा है, यानी देख लो यहाँ से ऐसे जा रहा है, टकरा करके ऐसे जा रहा है, ये लाइट इधर से आया है और ऐसे करके निकल रहा है। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स ऐसे में डिफ्रैक्शन हुआ है तो क्या हो जाएगा ना, हाँ तो स्टूडेंट्स, तो पार्टिकल यहां तक पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में सही आपने देखा, तो यहां से ये बी है, ए है, ये सी है, ये एंगल आई है, तो बी और सी को मिला देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ए बी जो वेव फ्रंट आया था वो दरअसल अब बी सी बन गया है। क्या बन गया स्टूडेंट्स, बी सी बन गया है, राइट। और इस तरह से आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है, समझ रहे ना, इस तरह से वो आगे की ओर जा रहा है, इस तरह से ये लाइट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स बात क्या है ना, कि जब ए बी बी सी के फॉर्म में मूव कर गया, तो उस सिचुएशन में ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को प्रूव करना है ना। तो ये आपका जो एंगल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल है वो 90 माइनस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करके देखा जाए तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एंगल आई है और ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मान लेते हैं फिलहाल आर है, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ये आर है, ठीक है। तो ऐसे में ये वाला ये जो है यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो टोटल एंगल ये इधर मैं दिखा देता हूँ, टोटल एंगल जो होगा स्टूडेंट्स वो 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा आपको आई, जस्ट लाइक सेम, अगर इधर आई है और इस साइड अगर आर बन रहा है, तो इस साइड एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर। इधर कॉर्नर में जितना एंगल होगा उतना इधर एंगल बनेगा, तो मान लेते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, हम लोग को देखना है कि आई आर के इक्वल है कि नहीं, है ना। तो ये आई होता है तो ये क्या हो गया, आर होता है, अगर इधर वाला आर होगा तो इधर आर होगा, इधर अगर आई है तो इधर आई हो गया, देखिए आपने, क्योंकि ये 90 माइनस आई है, तो सेम लॉजिक अभी बताएं कि टोटल ये 90 डिग्री है,
अब 90 डिग्री में से 90 माइनस आई को माइनस करोगे तो 90 90 कैंसिल हो जाएगा और आई प्लस आई हो जाएगा, तो ये एंगल मेरा आई मिलेगा। तो उसी तरह से ये वाला जो एंगल आर है तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ऐसे में अब जो है बात को समझिए कि यहां पर B से C तक आने में पार्टिकल को जो टाइम लगा और A से D पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं वेव फ्रंट तक जो पार्टिकल को आने में जो टाइम लगेगा वो दोनों ही टाइम सेम होंगे और डिस्टेंस भी सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही मीडियम में मोशन हो रहा है, किसी अनदर मीडियम में नहीं गया है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे और वो वेलोसिटी भी इनटू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, टी हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? तो ऐसे में चूंकि BC मेरा BT है, AD मेरा BT है, इसलिए BC इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, AD लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट डेरिवेशन बता रहा हूं। तो फिर से इन ट्रायंगल BAC में अगर हम लोग जाते हैं स्टूडेंट्स तो हमको साइन आई इज इक्वल टू क्या मिलता है, तो साइन आई इज इक्वल टू मिलेगा BC बाई AC, सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अगर रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, एक ही चीज है, दोनों में से कोई एक चीज समझ लीजिए। और DCA में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को साइन R इज इक्वल टू मिल जाता है AD अपॉन AC। तो यहां से BC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AC साइन I एंड AD इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग AC साइन R। अब ये वाला इक्वेशन 1 में यूज कर लीजिए। तो फ्रॉम 1 हम लोगों को पता है स्टूडेंट BC इज इक्वल टू AD, तो AC साइन I इज इक्वल टू हो जाएगा AC साइन R, राइट। AC AC कैंसिल हो गया, साइन I इज इक्वल टू साइन R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक में। अभी तो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है, इसमें कोई दुमत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए, मैंने जैसे कि वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि सेमीकंडक्टर को के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो समय अब आ गया है, वो टाइम आ गया है स्टूडेंट्स। तो चलिए डिस्कशन जारी है, कंटिन्यू करते रहिए। यूनिट 9 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको सबसे पहला जो पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के अबाउट पढ़ना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। आपको तो पता ही होगा कंडक्टिविटी जैसे सॉलिड्स को डिफाइन किया गया है और क्लासिफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। मेटल्स यानी गुड कंडक्टर आप बोल सकते हो, नॉन मेटल्स दैट मींस इंसुलेटर एंड मेटलॉइड्स यानी कि सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती है, रेसिस्टिविटी लो। नॉन कंडक्टर की जो इंसुलेटर है दैट मींस तो उनकी जो रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, कंडक्टिविटी तो एकदम लो होती है। एंड जस्ट अपोजिट सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इनकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दोनों में से कुछ भी बोलो वो कंडक्टर और रेसिस्टर यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन लाई करती है। एनर्जी बैंड डायग्राम में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अबाउट हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, तो ये सारे टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात कर लूंगा, कल लास्ट डे है, आप लोग देख लीजिएगा। होप सो आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स मेरी तरफ से आप सभी को। हाँ, इसमें डिफरेंस के अबाउट स्टडी कर लेना बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, डिफरेंस को नजरअंदाज ना करें, कभी भी दे सकता है। हाँ, उसके बाद डिवाइसेस में चले जाते हैं। ये सेमीकंडक्टर में इतने आएगा, उसके बाद डिवाइसेस में चले जाइए। डिवाइसेस में भी दो टॉपिक बता रहे हैं। फॉरवर्ड बायस, इसमें याद रखिए 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे एंड +2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी बन जाए कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी इसी से डाल दे। ठीक है, तो प्राय देखा जा रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके इसको पढ़ लेना जरूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं वेव ऑप्टिक्स के बीच में इसको बता रहा हूं ताकि ये टॉपिक छूट ना जाए। तो स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस आपको तो याद ही होगा, पढ़े ही होंगे। तो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ये पढ़ लीजिएगा। एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ देखा जाता है, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो इनके ग्राफ के भी स्टडी कर लीजिएगा। वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड बायस करंट, फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड का।
और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बिटवीन जो रिलेशन है, ग्राफिकल रिलेशन, उस ग्राफिकल रिलेशन को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, राइट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी नजर से, ये एग्जाम में मतलब लॉक कर लीजिए, एग्जाम में आ गया, वो है पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। दैट मींस हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो है इनपुट और आउटपुट डायग्राम भी आपको बनाने के लिए देगा, तो अच्छे से बना लीजिएगा स्टूडेंट्स। फुल वेव रेक्टिफायर में ये इस तरह से रहता है कंटिन्यूअस, और सॉरी हाफ वेव में ये इस तरह से नहीं होगा, ये भी फुल वेव ही बन गया, ठीक है। इनपुट का सिर्फ इसमें ये ऐसे होता है, हाफ वेव में ऐसे, फिर गायब, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, ठीक है, थोड़ा गैप होता है। तो ये हाफ वेव है, डीसी है दोनों। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 मार्क्स के लिए फोटो डायोड। फोटो डायोड कौन सा बायस में होते हैं, रिवर्स बायस में काम करता है या फॉरवर्ड बायस में, ये थोड़ा सा पढ़ लें, इनके प्रॉपर्टीज पढ़ लें कि क्या क्या यूज होता है फोटो डायोड का। तो ये सब टॉपिक आपको सेमीकंडक्टिंग डिवाइस से आएंगे। तो होप सो आप लोगों का अच्छा से प्रिपरेशन हो गया होगा ये इस चैप्टर में। एंड नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं स्पेशली वो टॉपिक के लिए अबाउट वीडियो में तुरंत जैसे ही देखते हैं आप लोग वीडियो कंप्लीट करके तुरंत मुझे कमेंट करें, मैं जरूर अपलोड कर दूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो चलिए फिर से वापस की ओर चल रहे हैं। और नाउ टॉपिक आ रहा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक आ गया है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? तो द फिनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव from two coherent sources is known as interference of light. Two coherent sources, coherent sources क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वैसे दो सोर्स ऑफ लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी वेवलेंथ सेम हो और वो दोनों की फेज एंगल भी क्या सेम हो, तो ऐसे में वो सोर्सेस ऑफ लाइट को कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब एक ही लाइट को दो सोर्स बना दिया जाए, ठीक है। जैसे कि ऐसे बना सकते हैं, एक सोर्स ले लिए हम लोग और इसको दो पार्ट में दो सोर्स बनाने के लिए हम लोग क्या किए, स्प्लिट यूज कर दिए, ठीक है, स्प्लिटर यूज कर दिए, स्लिट यूज कर सकते हैं आप। तो ये इस तरह से दो स्लिट हो गया, और इस स्लिट से जो लाइट निकलेगी, इस स्लिट से जो लाइट निकलेगी, इनकी फ्रीक्वेंसी और इनके वेवलेंथ सेम होंगे ही, क्योंकि एक ही सोर्स से निकला है और दो सोर्स बन गया S1 एंड क्या S2, इन दोनों से होल से लाइट निकल रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रहेगा आप लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझ में आ गया। एक और टॉपिक यहाँ यूज किया गया सुपरपोजिशन, इसके बारे में समझ लीजिए कि सुपरपोजिशन क्या होता है, तब इंटरफेरेंस समझ में आएगा। सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव का मतलब होता है कि जैसे कि एक वेव है, ये इस तरह से गया है, ठीक है, और दूसरा वेव भी इसके ऊपर ऐसे या उसके साथ साथ इस तरह से चल रहा है। देख रहे हो वेवलेंथ सेम है ना, दोनों ही लाइट का, दोनों ही वेव का वेवलेंथ क्या है, सेम है ना। तो ऐसे में इसका मान लो एम्पलीट्यूड y1 है और इसका जो एम्पलीट्यूड है सेकंड वाला का वो y2 है, तो नेट y जो होगा वो y1 प्लस माइनस y2 होते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि टू और मोर वेव्स जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपर इम्पोज करता है, मिलता है, तो उस पॉइंट पर लाइट या तो ब्राइट होगी या तो डार्क होगी, ठीक है। सुपरपोजिशन जो होते हैं वो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, पहला कंस्ट्रक्टिव होते हैं और दूसरा डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव में मतलब ब्राइट लाइट का फॉर्मेशन होगा, और डिस्ट्रक्टिव मतलब दो लाइट मिलेंगे तो चमकीला लाइट बनेगा ना, ब्राइट लाइट, और हो सकता है कभी डार्क भी बन जाए। यानी कि अगर एक वेव ऐसा गया और उसी में से दूसरा वेव जा रहा है इस तरह से, यानी कि दोनों ही मतलब क्रस्ट ओवरलैप कर रहा है और ट्रफ ओवरलैप कर रहा है दोनों ही वेव का, ठीक है, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर, एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पर, तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। और यहाँ लाइट ऑलवेज रिजल्टेंट होगी दोनों की, और वो पॉजिटिव होगी। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि डार्क लाइट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ लाइट डीम हो जाते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज क्या होता है कि एक जो है, एक का जो क्रस्ट है वो दूसरे के ट्रफ पर होता है और दूसरे का ट्रफ पहले के क्रस्ट पर होता है। तो जब इस तरह से हो तो उस सिचुएशन में जो वेव होते हैं, नया जो वेव आएगा वो वेव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, और उसकी जो एम्पलीट्यूड हो जाएगी वो डिक्रीज कर जाएगी, y1 माइनस y2 हो जाएगी, ओके।
तो ऐसे में लाइट की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, तो डिम लाइट हो जाती है। तो डिस्ट्रक्टिव करेगा तो डार्क लाइट बनेगा, कंस्ट्रक्टिव करेगा तो ब्राइट लाइट बनेगा। ये आपको जानना जरूरी है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि जब दो लाइट वेव या टू और मोर लाइट वेव किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं वेव के फॉर्म में आकर के, और मान लीजिए यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट किया, तो यहाँ पर लाइट एनर्जी का न्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, न्यू वेवलेंथ के साथ, न्यू इंटेंसिटी के साथ, इन सब का रिजल्टेंट इंटेंसिटी के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राइट लाइट या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। और अगर यहाँ ब्राइट लाइट बना है तो ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न भी डेवलप हो सकता है, यहाँ पर उसके जस्ट नीचे डार्क बन सकते हैं, फिर उसके ऊपर ब्राइट बन सकते हैं। तो ये जो पैटर्न ऑब्टेन होगा इसको हम लोग जो बैंड ऑब्टेन होगा इसको हम लोग फ्रिंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्रिंज कहते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब है जैसे कि देखिए एक सोर्स है और इस सोर्स से ये देखिए लाइट निकला यहां से, और ये लाइट मान लीजिए ये सेंट्रल है, इधर स्क्रीन लगा देते हैं हम लोग। तो मान लीजिए यहां से लाइट निकला इस पॉइंट पर और यहां से भी लाइट निकला इस पॉइंट पर, ये यहां पर मिला और दोनों कंस्ट्रक्ट किया, आसपास भी कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ऐसे में जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्राइट लाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस रीजन में, ठीक है। फिर जैसे कि उसके नीचे ये यहाँ पर और यहाँ पर डिस्ट्रक्ट किया है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर तो ब्राइट लाइट बनेंगे एंड यहाँ पर जो है वो डार्क लाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसा लाइट बन जाएगा स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो यहाँ पर डार्क लाइट बन जाएंगे, ठीक है। एंड फिर ये कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, इस पॉइंट पर। जैसे कि मान लो यहाँ पर लाइट वेव निकला और यहाँ से लाइट वेव निकला और यहाँ पर आपको ब्राइट लाइट का फॉर्मेशन कर देगा। ये सेंट्रल ब्राइट भी कहलाते हैं, दोनों के इर्द गिर्द होता है। एंड देन फिर ऐसे लाइट यहाँ मिला और यहाँ लाइट मिला और ये डिस्ट्रक्ट किया, पहले कंस्ट्रक्ट करता है एंड देन फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रक्ट करता है। तो ऐसे में यहाँ डार्क बन जाता है। तो ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो ब्राइट डार्क है, ब्राइट डार्क है, ये ब्राइट डार्क है, इस पैटर्न को, ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक का जो बैंड मिला, ठीक है, व्हाइट बैंड और डार्क बैंड, इस बैंड को ही हम लोग कहते हैं फ्रिंज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्रिंज कहते हैं। तो याद रखिएगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या होते हैं? डार्क एंड ब्राइट बैंड्स इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज कॉल्ड फ्रिंजेस। राइट स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? तो चलिए चलते हैं, हम लोग इसी फ्रिंज के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उस फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है एंड साथ ही साथ फ्रिंज अगर बनते हैं तो उस फ्रिंज की विड्थ कैसी होगी। तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स ये एक एक्सपेरिमेंटल है जिसको हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जो कि यहाँ 2 स्लिट का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारा स्क्रीन है और मान लीजिए यहाँ से लाइट निकलता है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, पहले इसको जान लिया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से इस S1 से लाइट निकला और ये P पॉइंट पर जाकर के मिला, ठीक है, वेव के फॉर्म में। कैसे गया होगा स्टूडेंट्स? डिंग डोंग के फॉर्म में गया होगा, इस तरह से, ठीक है, डिंग डोंग करते हुए गया होगा। एंड सेकेंड S2 सोर्स से लाइट निकला और फिर उसी P पॉइंट पर गया और मान लेते कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्ट मतलब सुपर इम्पोजिशन, कंस्ट्रक्ट है यानी कि ब्राइट लाइट बनाएगा। कैसा लाइट बनाएगा स्टूडेंट्स? ब्राइट लाइट। ये O है, ये पॉइंट P है और आप इसको यहाँ पर, ठीक है, S1 सोर्स बोल लीजिए एंड यहाँ से जो लाइट निकला वो S2 सोर्स बोल लीजिए, जो कि S का ही पार्ट है। तो ऐसे में आप यहाँ देखोगे कि S1 से ये जो है हम लोग एक ले लेते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, और जस्ट ये वाला मैं यहाँ भी ले लेता हूँ। तो मान लिया जाए, फिलहाल मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप तो समझ ही गए हैं, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ।
एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी स्लिट का विड्थ, दो स्लिटों के बीच का जो विड्थ है उसको डी डिस्टेंस बोला जा रहा है। स्लिट और स्क्रीन, ये मेरा स्क्रीन है, इनके बीच के जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को डी कह लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इस डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस में चूंकि तो वाई डिस्टेंस कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हमारा ये पोजीशन ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो टोटल यहां से यहां तक डी है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा डी बाई में 2, और ये भी पोजीशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डी बाई में 2। तो ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल y है, y में से ये d बाई 2 माइनस हो गया, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, y माइनस डी अपॉन 2, एंड टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा ये यहां से यहां तक y प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि d अपॉन 2 को हम लोग ऐड कर लेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, y में से ये वाला डिस्टेंस ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डी बाई 2, और y में से ये वाला डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस डी बाई 2। इसको आप a बोल लो और इसको आप b बोल लो, यानी कि pa हो गया y माइनस डी बाई 2 और pb हो गया y प्लस डी बाई 2। ठीक है, बात समझ में आया स्टूडेंट्स कि किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन किया जाता है। मैं इसको इधर मूव करा देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर मेरा पाथ डिफरेंस कितना है, यानी कि क्या होता है ना कि यहां से S1 से P तक पहुंचे और S2 से P तक पहुंचे, तो ये जो मेरा S2 ये एक्स्ट्रा चलना पड़ा, S2 से P पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये मुझे एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। दिस इज कॉल्ड डेल्टा एक्स एंड विच इज नॉन एज पाथ डिफरेंस, यानी कि S1 P और S2 P के बीच के पाथ का डिफरेंस है। भाई जैसे कि ये 2 मीटर चला यहाँ से P तक और S2 को थोड़ा नीचे से चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा होगा ना, तो वो S2P मान लीजिए और 3 मीटर है तो एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ा 1 मीटर, तो माइनस करके हम लोग निकालते हैं। तो डेल्टा एक्स को फाइंड किया जा सकता है स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस एंड which can be calculated by subtracting S2P minus S1P, right? This is the path difference। तो चलिए यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है आपका ये डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये स्टार्ट हो गया डेरिवेशन। आप ये डायग्राम अगर नहीं बनाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट यहाँ से आपको पूरा काम करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। तो S2P में से S1P को माइनस करना है, तो भाई हम S2P निकालने के लिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, S2PB में जा रहे हैं। देखिएगा जरा सा ध्यान से देखिएगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, S2P और ये B इस ट्रायंगल में जा रहे हैं। ओके, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग जाते हैं स्टूडेंट तो हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं। तो इन ट्रायंगल S2PB में जाते हैं तो S2P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो S2P हो जाएगा इज इक्वल टू रूट अंडर S2B का स्क्वायर एंड प्लस BP का स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स, S2B और BP का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसको और तो और क्या लिख सकते हैं, तो S2P, S2 से P तक का जो डिस्टेंस है वो स्क्रीन का डिस्टेंस है, इसलिए इसको डी स्क्वायर लिख लेंगे, और BP जो है हमारा वो कितना है, y प्लस डी बाई 2 है, तो लिख देते हैं ना y प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। अब चूंकि रूट है तो इस पूरे का पावर हाफ तो दे ही सकते हैं, है ना। अब S2P इज इक्वल टू डी है, तो d के स्क्वायर को कॉमन करते हैं हम लोग, तो d के स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1, एंड यहाँ क्या बचेगा y प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एंड बाय में क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ डी स्क्वायर नहीं था तो हमको डिवाइड करना पड़ा टू द पावर हाफ, और सॉरी ये पूरा का पूरा ये ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ पे, इसको ये ऐसे रखता हूं, और ये कॉमन जो लिए ये पार्ट ऐसे है, ये डी स्क्वायर भी तो रूट में ही होगा, यस। अब हम लोग डी स्क्वायर को रूट से बाहर करते हैं,
तो बाहर करोगे तो बाहर हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एंड बाय में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर टू द पावर हाफ। डी स्क्वायर ओनली रूट से बाहर कर लिया मैंने। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा करने से क्या फायदा है स्टूडेंट? ऐसा करने से फायदा यही हुआ कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। तो रूट को हटाने का, बाइनोमियल थ्योरम लगाने का ही फॉर्मूला सबसे आसान तरीका होता है। मैं यहाँ खुद को हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो चलिए मैं यहीं पर हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो नाउ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ना कि यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला या यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम लोग कर सकते हैं S2P इज इक्वल टू डी एंड 1 प्लस एन एक्स। पावर कितना है? एन का वैल्यू हाफ है तो हाफ ले लेते हैं, एंड वाई प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एंड बाय में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डी का स्क्वायर। ओके, अब नाउ यूजिंग ये बाइनोमियल थ्योरम मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि कहाँ से मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। तो 1 प्लस एक्स का पावर एन जब रहेगा तो बाइनोमियल थ्योरम दो टर्म के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, पावर को एक्स से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक्स ही था, ठीक है। तो ऐसे में S2P इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब D को मैं इंटू कर दे रहा हूँ तो D इंटू 1 D हो जाएगा, और ये D यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक D कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा S2P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D एन प्लस वाई प्लस डी बाई में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 और D बचेगा, स्क्वायर था तो D इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो एक D और एक D कैंसिल हो गया। तो ये हमारा S2P आ गया। सिमिलरली आप S1P भी निकाल सकते हो, उसमें D प्लस क्या हो जाएगा y माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस होगा, क्यों? क्योंकि देखो ना डायग्राम को देखो ना, तो AP लेंगे हम लोग, S1 AP में AP लेते, AP में क्या है y माइनस डी बाई 2, यहाँ y प्लस डी बाई 2 है तो यहाँ y प्लस डी बाई 2 हुआ, ठीक है, ये सिंस है। तो यहाँ पर AP में क्या ले लेंगे, यूज करेंगे स्टूडेंट्स y माइनस डी बाई 2, ये y माइनस डी बाई 2 हो गया, बाद बाकी चीजें सेम है। तो आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिमिलर करके लिख देना है। तो अब फ्रॉम 1 से आपका इक्वेशन 1 है S2P माइनस S1P, तो S2P निकल गया, S1P भी निकल गया है, तो हम लोग फ्रॉम 1 में जा सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके में मैंने बताया है आपको। तो आप लिख सकते हो S2P का जो वैल्यू है ये वाला लिख दो, y प्लस डी अपॉन टी का होल स्क्वायर बाय में 2d एंड माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा d एंड माइनस प्लस माइनस y माइनस डी बाय में 2 का होल स्क्वायर एंड अपॉन 2d हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये माइनस मैंने कर भी दिया, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस चेंज नहीं होगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा। सिमिलरली में सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुए हैं, बाद बाकी चीजें सब कुछ सेम रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये d और ये d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा x इज इक्वल टू, ठीक है, 2d एलसीएम ले लीजिए एंड y प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। और आप लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े हो स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। क्या होता है स्टूडेंट्स? 4ab, यानी 4 इंटू वाई इंटू डी बाई 2 बाई में 2d। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, एंड ये 2 एंड 2 भी कट जाएंगे, तो डेल्टा x इज इक्वल टू आ गया वाई डी बाई डी, राइट। अगर फ्रिंजेस, दैट मीन्स अगर वहां पर कंस्ट्रक्टिव हुआ है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव। तो कुछ बातें मैं कर लेता हूं। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक वेव ऐसे गया और दूसरा वेव यहां पर मिला आकर के रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, और दोनों का ट्रप ट्रप मिलना चाहिए ना। ऐसा तभी हो सकता है जब ये एक लैम्डा गया वेवलेंथ, इसका 1 वेवलेंथ है, इसका 2 वेवलेंथ है और इसका 3 वेवलेंथ है, इसका 1 वेवलेंथ है और इसका 2 वेवलेंथ है। मतलब कितना का डिफरेंस हुआ, तो 1 वेवलेंथ का डिफरेंस हुआ। तो जब जब n लैम्डा का डिफरेंस होगा, वेयर n इज द इंटीजर, तो उस सिचुएशन में ही इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्ट करेगा। तो डेल्टा x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में डेल्टा x इज इक्वल टू जो आया, यहाँ से y की फॉर्मूला को आप फाइंड कर लीजिए।
y इज इक्वल टू बोल सकते हैं डेल्टा एक्स डी बाई में डी, या वेयर y इज द डिस्टेंस, यानी कि स्क्रीन पर y क्या है, मेरा स्क्रीन का डिस्टेंस है, कहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, कहां पर डार्क फ्रिंज बन रहा है, इन सब बातों का पता हमको वहां से चलता है। तो स्टूडेंट्स कहां पर ब्राइट बनेगा और कहां पर डार्क बनेगा, ये पता करने के लिए हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना पड़ता है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होती है वो एन लेमडा होती है, याद रखिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्ट तभी करेगा ट्रप ट्रप जब मतलब ओवरलैप करेगा, या दो वेव का कम से कम क्रस्ट करे या फिर ट्रप ट्रप करे तभी होगा, और ऐसा तभी होगा जब एक लेमडा, दो लेमडा, तीन लेमडा का डिफरेंस होगा, तभी वहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव होगा। फ्रैक्शन में जब भी वेवलेंथ का इंटरफेरेंस होगा, किसी पॉइंट पर इंटरफेयर करेगा, ठीक है, दो वेव सुपर इंपोज करना या इंटरफेयर करना बात एक ही है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स वहां पर समझ जाइए डिस्ट्रक्टिव होगा। फ्रैक्शन में किया यानी हाफ लेमडा किया, तो हाफ लेमडा मतलब क्या हुआ कि जैसे ये दो वेवलेंथ कवर किया, एक वेवलेंथ और ये दो वेवलेंथ, और अगर आप यहाँ पर एक और ये क्या करवा दिए, दो हो गया ना, ये मैं ढाई करता हूं इसको, ठीक है, एक दो और देखिए ढाई हुआ, ठीक है, वन टू एंड क्या हाफ, ये हाफ लेमडा हो गया, यानी हाफ लेमडा एक्स्ट्रा चला। या फिर आप और नीचे ले जाओगे डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो वन टू एंड क्या होगा, वन टू थ्री एंड इस तरह से किया, यानी कि क्रस्ट और ट्रप ओवरलैप कर गया, अगर क्रस्ट ट्रप तो समझ लीजिए वहां फ्रैक्शन में होगा। तो जब जब डिस्ट्रक्टिव की बात आएगी तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, वो आप समझ जाना कि वो फ्रैक्शन में होगा वहां पर, और कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लेमडा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देंगे हम लोग इस इक्वेशन में, डेल्टा एक्स का वैल्यू एन लेमडा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा एन लेमडा डी बाई में क्या डी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y1 हो जाएगा आपका लेमडा डी बाई डी, अगर y2 n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो उसी तरह से 2 लेमडा डी बाई डी हो जाएगा। तो अब यहीं पर फ्रिंज विड्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रिंज की विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ इस डायग्राम में देखिए, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया या ये लेंथ हो गया, उसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। यानी कि ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है ये वाला B1, और इसके ऊपर जस्ट बनेगा डार्क D2 बनेगा, और उसके ऊपर बनेगा B2, तो B1 और B2 के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रिंज विड्थ तो हम लोग निकाल सकते कैसे, y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 से, या फिर yn माइनस y1, यानी दो सक्सेसिव y को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो वो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मेशन कर देता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेमडा d अपॉन d एंड माइनस लेमडा d अपॉन d। तो आप देखिएगा कि जो फ्रिंज विड्थ आएंगे, और सॉरी फ्रिंज विड्थ को जो डिनोट करते हैं वो y से नहीं बीटा से बल्कि डिनोट करते हैं, किसे नोट करते हैं स्टूडेंट्स, बीटा से, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपको बीटा। तो फ्रिंज विड्थ टू सक्सेसिव पोजीशन जो होते हैं फ्रिंजेज के, उनमें से अगर माइनस कर लेते हो आप y2 माइनस y1 से, तो आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएंगे विच इज लेमडा डी बाई डी। याद रखिएगा ये फॉर्मूला लेमडा डी बाई डी होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए भी सेम ही होगा, मैं बता ही देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, कुछ भी कंडीशन देता है तो लिखिएगा, अदरवाइज नहीं लिखिएगा, सिर्फ यहाँ तक ला करके फॉर्मूला आपको छोड़ देना है। सिर्फ ये फॉर्मूला पोजीशन आपको बताएगा बनाने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। और अगर ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालने बोल दिया तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके बच्चे, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज विड्थ। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एक्स की जो वैल्यू लेंगे हम लोग, वो ले लेते हैं n प्लस हाफ लेमडा, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में, जैसे कि मैंने बताया डिस्ट्रक्टिव के लिए हाफ लेमडा, डेढ़ लेमडा, 1.5 लेमडा, इट मींस 3/2 जो कि बोल सकते हैं आप, 5/2 लेमडा, 7/2 लेमडा, 9/2 लेमडा, इस तरह से डिफरेंसेस होंगे। तो समझ लीजिए वहां पर डार्क फ्रिंजेज के फॉर्मेशन हो रहे हैं, राइट। एंड वहां पर जो पोजिशन होगा डार्क के लिए, वाइट डी डार्क के लिए, डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग n प्लस हाफ लेमडा रखेंगे, ठीक है, वेयर n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 डॉट 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 n होगा, और बाय में स्क्रीन डिस्टेंस d। अगर यहाँ पर भी फ्रिंज विड्थ देखें आप,
तो आपको देखना होगा यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पे भी हम लोग y2 माइनस y1 कर देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू y2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 प्लस हाफ मतलब क्या हो जाएगा, और सॉरी 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3/2 लेमडा डी, सॉरी स्क्रीन डिस्टेंस मैंने नहीं लिया, ये डी हो जाएगा और बाय में डी, और फिर से सॉरी यहीं पर माइनस कर रहे हैं, माइनस y1 की जो वैल्यू लेंगे तो y1 जब लेंगे तो 1 यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस हाफ दैट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2 लेमडा डी बाय में क्या हो जाएगा डी। तो आप देखोगे ये 1.5 लेमडा डी बाई डी है, और सॉरी यहाँ पे अगर n इक्वल टू 2 था ना, 2 था तो यह 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 5 हो जाएंगे। तो ये 5/2 लेमडा डी है और ये 3/2 लेमडा डी है, तो डी 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 एलसीएम ले लिया और 2.5 में से 3.5 मतलब 1.5 चला गया, ठीक है। तो 5/2 में से 3/2 चला जाएगा, यानी कि 1 लेमडा डी बाई डी बच जाएगा, राइट। तो देखिए बीटा का फॉर्मूला चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, फ्रिंज विड्थ सबके सेम ही होते हैं स्टूडेंट्स, फ्रिंज विड्थ सबके क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। आई बात समझ में, वो लेमडा डी बाई डी ही होगा, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस इज द क्वेश्चंस। सस्टेनेबल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये आपको लिखने के लिए देता है, राइट द सस्टेनेबल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दो लाइट किसी पॉइंट पर इंटरफेयर किए, सुपर इम्पोज किए, और वो जो है एक इंटरफेरेंस पैटर्न को फॉर्म कर दिया। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों वेव कैसा होना चाहिए। तो भाई फर्स्ट पॉइंट कहता है कि टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। अगर इनकोहेरेंट सोर्सेस है तो भाई दो सोर्स ऑफ लाइट कहीं भी किसी भी तरह से कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट करेगा तो जहां तहां जैसा तैसा कोई रेगुलर पैटर्न नहीं हमें ऑब्टेंड हो पाएगा, ब्राइट भी कहीं बन जाएगा तो कहीं और डार्क बन जाएगा। तो टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट स्टूडेंट्स, ओके। सेकेंडली टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी वेरी नैरो। ये जो स्लिट होते हैं ना, ये स्लिट बहुत ही नैरो होना चाहिए, इसका जो साइज है ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होना चाहिए, एकदम होल्स होना चाहिए। जैसे कि थ्री फिंगर आप देख रहे हो ना, ये 3 फिंगर से जो बीच में गैप बन रहे हैं एकदम ना, मैं चाह नहीं रहा हूं फिर भी बन रहे हैं, तो ये गैप आपको बनाने हैं सोर्सेस ऑफ लाइट में, ओके। एंड नैरो होने चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन है टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी क्लोज टू ईच अदर। जैसे कि ये S1 सोर्स ऑफ लाइट है एंड S2 सोर्स ऑफ लाइट है, इसी से ना इंटरफेयर की घटना घटी थी, तो इनके ये जो है बहुत ही क्लोज होने चाहिए। जो डी डिस्टेंस होते हैं ना, इनफैक्ट मिलीमीटर में होते हैं इनके डिस्टेंस। आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो इनके जो डिस्टेंस आपको ऑब्जर्व होंगे वो मिलीमीटर में होंगे, mm में होंगे, राइट। तो बहुत ही क्लोज होने चाहिए एंड स्क्रीन के डिस्टेंस मीटर में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड इमिट लाइट वेव्स कंटिन्यूसली। हाँ भाई कंटिन्यूसली जो है सोर्सेस ऑफ लाइट से लाइट निकलते रहना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली नहीं निकलेगा तो फिर पैटर्न सही से देखने में मजा नहीं आएगा, ब्राइट डार्क का जो पैटर्न है वो आपको ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। तो समझ में आ गया सस्टेनेबल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो वेव ऑप्टिक्स यहीं पर एंड करते स्टूडेंट्स। होप सो इतने जो टॉपिक्स हैं आप लोगों को पढ़ाएं, वेव फ्रंट उसके फॉर्मेशन, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में था, देख लीजिएगा। नहीं होता है तो जाकर के प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और वहां पर सारे वीडियो हैं, एक बार देख लीजिए बैठे बैठे ही, तो ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आपको, होप सो। एंड जो हाइगेंस के प्रिंसिपल है वो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। YDSC और सस्टेनेबल कंडीशन भी जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स में आपका एक टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं, अगर वो खुद से कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और ना भी करते हैं तो होप सो नहीं क्वेश्चन उससे आएगा, और वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वाई के पोजीशन पूछे जाते हैं, तो आप लोग हमेशा जब भी ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बोलेगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा करके हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n1 पुट करेंगे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n का वैल्यू 2 लेंगे। अगर 10 ब्राइट फ्रिंज बोल दिया है, अगर बन रहा है 10 पोजीशन पर, तो n की वैल्यू 10th लेंगे। तो ये लेकर के आप स्टूडेंट्स बना सकते हो, ओके। तो इनके भी न्यूमेरिकल्स कुछ बना लीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट्स ही होंगे।
एंड सेमीकंडक्टर की बात रही तो सेमीकंडक्टर के भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ, मे भी कल सुबह तक अपलोड हो जाए, और नहीं तो फिर सेमीकंडक्टर में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट हमें कीजिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो अपलोड कर दूंगा। आनंद फानंद में जितने भी कम टाइम होंगे उनमें वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए।